हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीएम्स एजुकेशन क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट नंबर 3। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा और अब आ चुके हो आप पार्ट नंबर 3 को देखने के लिए। फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीय पब्लिकेशन क्लास 8। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्सेप्ट सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट सीरीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो ये वीडियो जो है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट सीरीज़ है। इसके बाद जो पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 के अंदर हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर रहे होंगे। और इसी प्रकार के सीरीज़ अगर आप और देखना चाहते हो यार, उसके लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को यार ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं। हमने नेचुरल वेजिटेशन तो कर लिया था, अब हम स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ। क्या स्टार्ट करते हैं गाइस? वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करते हैं। देखिए जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ बोले तो यार सिर्फ हमारा एनिमल्स नहीं होते हैं, सिर्फ जानवर नहीं होते हैं। वाइल्ड लाइफ बोले तो इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। वाइल्ड लाइफ के अंदर 4 चीज़ें क्या क्या है, एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को याद रखना। AIB ALF। क्या मैंने कहा? AIB ALF। ये एक जो ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना। और इस ट्रिक का मतलब इसके अंदर ही पूरा का पूरा वाइल्ड लाइफ हमारा कवर हो जाता है। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या इंक्लूड है? वाइल्ड लाइफ के अंदर ये इंक्लूड है AIB और ALF। A है 1, I है 2, B है 3 और ALF है 4। अब ये क्या क्या है वो देख लो गाइस। A बोले तो एनिमल होता है, A बोले तो एनिमल होता है। I बोले तो इंसेक्ट्स होता है मेरे यार, क्या होता है? इंसेक्ट होता है। और B बोले तो बर्ड होता है। और ALF क्या है? A मतलब एक्वाटिक, L बोले तो लाइफ, F बोले तो फॉर्म्स। तो ALF मतलब एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर सिर्फ जानवर नहीं होते, या सिर्फ कीड़े मकोड़े नहीं होते, या सिर्फ पक्षियाँ और चिड़िया नहीं होते, या सिर्फ वाटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। वाइल्ड लाइफ बोले तो ये 4 चीज़ें होती है। तो क्या क्या? सबसे पहले एनिमल, नेक्स्ट इंसेक्ट, नेक्स्ट बर्ड्स, नेक्स्ट इज एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ बोले तो 4 चीज़ें, क्या क्या? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। ये एनिमल क्या है? एनिमल बोले तो जानवर, जितने भी जानवर होते हैं या फिर जो हमारे पशु, वो सभी के सभी हमारे एनिमल्स हैं। तो यार थोड़ा सा इनको बढ़िया से डिस्कस करते हैं। क्या मैंने बोला? वाइल्ड लाइफ के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? AIB ALF होता है। ए बोले तो एनिमल, ए बोले तो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ए बोले तो एनिमल मतलब जानवर और पशु, जैसे कि टाइगर, लायन, है कि नहीं? एलिफेंट गाइस, एलिफेंट, है कि नहीं? नेक्स्ट आई बोले तो क्या होता है भाई? आई बोले तो इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, जैसे कि कीड़े मकोड़े, जैसे कि भाई ग्रास वोपर, हनी बी, बिटल्स, जितने बिटल्स हैं भाई, बिटल्स, और एंड्स, ये के सभी जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज, ये सभी के सभी जो इंसेक्ट है ना, ये भी हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूडेड है मेरे यार। सबसे पहले एनिमल इंक्लूड है, नेक्स्ट इंसेक्ट, और थर्ड इज बर्ड्स मतलब चिड़िया, पक्षियाँ, जैसे कि क्रो, पैरट भी हो सकता है जंगली में, जंगली पैरट्स, जंगली तोते, पिजन्स, कबूतर, जा कबूतर, ठीक है, पिजन्स। नेक्स्ट इज ALF। ये क्या है भाई? एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स, मतलब पानी के अंदर पल रही जिंदगियाँ। देखिए ये जो है, ये तीनों के तीनों रहते हैं लैंड के अंदर, मतलब लैंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई ALF जो है वो पानी, एक्वाटिक बोले तो वाटर,
एक्वाटिक बोले तो वाटर, एक्वा मतलब पानी होता है, एक्वाटिक बोले तो वाटर। तो वाटर में रहने वाले जो लाइफ फॉर्म्स मतलब ज़िंदगी, जो ज़िंदगी है, जो जिंदा लोग हैं उनके पास लाइफ फॉर्म्स बोले तो जिनके पास ज़िंदगी है, दे हैव लाइफ। तो पानी के अंदर पल रही जो जिंदगियाँ, एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप बोल सकते हो। जैसे कि मछली जल की रानी है कि नहीं, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो हाथ लाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, वही चीज़ है। तो यहाँ पर मछली की बात हो सकती है। मछली एक एएलएफ है, जो फिश है, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली हमारी एक एएलएफ है गाइस, जो कि एक्वाटिक लाइफ फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका हो सकता है क्रैब्स हो सकते हैं, सी हॉर्स हो सकता है, जेलीफिश हो सकता है, शार्क्स हो सकते हैं, वेल्स हो सकते हैं। ये सभी के सभी एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स के अंदर आपके इंक्लूडेड है मेरे यहाँ। तो आपके वाइल्ड लाइफ के अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड है मेरे यार। क्या क्या? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट और एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। क्लियर है आपको? तो आपको जब भी मैं बोलूँ वाइल्ड लाइफ मतलब आप बोलोगे 4 चीज़ें सर। क्या क्या? क्या क्या बोलोगे? आप बोलोगे एनिमल्स, आप बोलोगे बर्ड्स, आप बोलोगे इंसेक्ट्स, आप बोलोगे एएलएफ एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि हमने नेचुरल वेजिटेशन के अंदर, देखिए नेचुरल वेजिटेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था प्लांट्स। तो हमने इसलिए प्लांट्स के क्या पढ़े थे, इसलिए हमने प्लांट्स के रोल और फंक्शन और यूजेस पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स के इनूमरेबल यूजेस, टू मैनी यूजेस, वही चीज़। तो उसी प्रकार से हम अभी वाइल्ड लाइफ का क्या देखने वाले हैं? क्या देखेंगे गाइस? रोल देखेंगे। आप रोल बोलो, फंक्शन बोलो या यूजेस बोलो, कुछ ही बोलो, सभी के सभी क्या है? सेम है गाइस। क्या है? सेम है। वाइल्ड लाइफ के रोल बोलो, सेम चीज़। रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ बोलो, रोल ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ वाइल्ड। अगर आप बोलोगे रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ या बोलोगे फंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ या बोलोगे यूजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ, तीनों का मतलब सेम है। आंसर कुछ ही पूछे, आंसर में क्या लिखना है? ये 4 पॉइंट लिखने हैं सिर्फ। रोल बोले, फंक्शन बोले, यूजेस बोले, किसका? वाइल्ड लाइफ का। क्या लिखने? ये 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, क्लियर आपको? देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स और ऊल। जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें 4 चीज़ें देता है। ठीक, एक तो है मिल्क, मीट, हाइड्स, ऊल। एक एक करके समझते हैं। देखिए जो मिल्क है ना, मिल्क किससे आता है गाइस? ये जो मिल्क है ये किससे आता है? देखिए गाइस जो मिल्क है गाइस, जो मिल्क है वो आता किससे है? ये काऊ से आता है, या बफेलो से भी आ सकते हैं। कुछ लोग बफेलो मिल्क भी पीते हैं गाइस, या फिर गोट मिल्क भी हो सकता है। तो या फिर कैमल का भी मिल्क लोग पीते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर नॉर्मली या काऊ मिल्क ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, या फिर बफेलो मिल्क। और फिर जैसे जैसे रीज़न चेंज होगा वैसे वैसे लोग अलग अलग चीज़ के मिल्क पीते हैं। तो देखिए मिल्क जो है वो काऊ से आता है, बफेलो से आता है। जो काऊ और बफेलो ये क्या है भाई साहब? ये एनिमल्स है। ये क्या है? ये एनिमल्स है। ठीक, तो अगर जो मिल्क है वो काऊ बफेलो से आता है, बोले तो एनिमल से आता है, तो इसलिए जो मिल्क है वो हमारा एक एनिमल प्रोडक्ट है। वो क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक, जो एनिमल प्रोडक्ट को कई बार हम प्यार से, जैसे कि हमारे घर में अगर किसी का नाम है रामचंद्र है कि नहीं, किसी का नाम मान लो रामानंद कपूर है मान लो, तो प्यार से हर कोई उसको रामू कहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का नाम आपके घर के अंदर या फिर आपके कोई भी दोस्त भाई, कोई भी जिसका नाम मान लो रामानंद कपूर है, या फिर आपका एक ऑफिशियल नेम होता है, बहुत बड़ा सा नाम होता है, बट घर में आपको चिंटू, सोनू इस प्रकार से, मोनू इस प्रकार से नाम से बुलाते हैं, है कि नहीं? तो उसमें रामानंद कपूर को लोग रामू भी कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम एनिमल प्रोडक्ट ना बोल के उसको क्या कह सकते हैं? हम इसी को एक अदर वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं कि नहीं। आप डॉक्यूमेंट बोलते हो, बहुत बच्चे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं, उसके हम फाइल भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? हम कोई रिकॉर्ड बोल सकते हैं,
हम डॉक्यूमेंट के जगह फाइल बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं गाइस, कोई ऑफिशियल चीज़ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो एक वर्ड के बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं, मीनिंग्स बहुत हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग निकालते, तो आप जब एक वर्ड को देखोगे उसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं। तो उसी प्रकार से एनिमल प्रोडक्ट बोलो या बोलो पाल्ट्री प्रोडक्ट, पाल्ट्री प्रोडक्ट सेम चीज़ होता है गाइस। मतलब पाल्ट्री प्रोडक्ट बोल सकते हो या फिर एनिमल प्रोडक्ट बोल सकते हो, ये दोनों एक दूसरे से सिनोनिमस है। मतलब एनिमल वर्ड के जगह यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्सचेंज किया है पाल्ट्री। तो एनिमल प्रोडक्ट बोलो या फिर पाल्ट्री बोलो, दोनों ये जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से सिनोनिमस है। ये बोलो या ये बोलो सेम है गाइस, सेम है, कोई आसमान पाताल का फर्क नहीं है यहाँ पर। ये जो चीज़ है ये वही है, पाल्ट्री बोलो या एनिमल बोलो सेम है। तो जो मिल्क है वो एक एनिमल प्रोडक्ट, क्योंकि भाई एनिमल से आता है, और एनिमल प्रोडक्ट को ही हम प्यार से पाल्ट्री प्रोडक्ट कहते हैं। एग किससे आता है, हैन से, एनिमल प्रोडक्ट है, तो ये भी एक पाल्ट्री प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि यार हम एनिमल प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, पाल्ट्री प्रोडक्ट बोलते हैं प्यार से। क्लियर है आपको, ठीक। और यार मिल्क को हम डेयरी प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट हम और भी चीज़ों को कहते हैं, पनीर को कहते हैं, है नहीं, पनीर, दही, ये सभी के सभी मिल्क से ही बनते, तो इसीलिए हम उनको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। और मिल्क भी हमारा एक डेयरी प्रोडक्ट है। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। मिल्क एक डेयरी प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट भी है, और प्यार से उसको हम पाल्ट्री प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या देता था, मिल्क गया, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गाइस मीट। नेक्स्ट मीट, भाई मीट भी किससे आता है, एनिमल से आता है, तो इसलिए मीट को भी हम एनिमल प्रोडक्ट कह सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। और मीट को भी हम पाल्ट्री प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट यार किसकी बात की गई है, मिल्क, मीट और हाइड्स। अबे हाइड्स क्या है, देखिए हाइड्स बोले तो एनिमल स्किन, हाइड्स बोले तो एनिमल्स की स्किन होती है, ठीक। हम बहुत से एनिमल्स की खाल को, उनके स्किन को यूज़ करते हैं डिफरेंट अलग अलग भिन्न भिन्न पदार्थ बनाने के लिए, है नहीं, अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए हम एनिमल्स के खाल को, जानवर के खाल को, पशुओं के खाल को, स्किन को यूज़ करते हैं मेरे यहाँ। जैसे कि हम एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इनके स्किन को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। और भी बहुत सारे एनिमल्स की स्किन है, इनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आपने लेदर का नाम सुना है, लेदर के शूज़ पहनते हैं, लेदर के हम जैकेट्स पहनते हैं गाइस, है कि नहीं। तो ये जो लेदर है ये किसी ना किसी एनिमल का खाल है जिसको आप यूज़ करते हो। और ये एक हाइड्स है, हाइड्स बोले तो एनिमल्स की स्किन, एनिमल की खाल, जानवर की खाल होती है गाइस। नेक्स्ट ऊल तो हर किसी को पता ही है भाई, ऊलन कपड़े हम पहनते हैं नहीं, हम ऊलन कपड़े पहनते हैं नहीं गाइस, ऊलन कपड़े पहनते। सर्दियाँ आ चुकी है मेरे यार, तो ऊलन कपड़े तो पहनेंगे ही ठंडी से बचने के लिए, नहीं तो कहीं जुकाम ना लग जाए हमें, ठीक है। तो ये तो ऊल तो हर किसी को पता है। तो ये हमने बात कर ली पहले पॉइंट में एनिमल के बारे में। एनिमल में क्या देते हैं, मिल्क, मीट, हाइड्स और ऊल। अब नेक्स्ट हम यार बात करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे यार, इंसेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। इंसेक्ट्स, देखिए इंसेक्ट जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है हनी बी, यहाँ पर बी का एग्जांपल दिया गया है, तो आप इस बी को हनी बी मान लो। इंसेक्ट जैसे कि बी या तो हनी बी, जो कि हमें क्या देते हैं, जैसे कि एनिमल्स हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, ऊल देते हैं, तो उसी प्रकार जो इंसेक्ट जैसे कि बी हो गया, एग्जाम्पल दिया गया है, और ये बी मतलब हनी बी ही मान लो, जो कि हमें क्या देता है, जो कि हमें शहद देता है, बोले तो हनी देता है हमें, मतलब हनी बी है तो हनी तो देगा ही। और क्या करता है भाई, और ये पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में मदद करता है, मतलब फ्लावर्स को पोलिनेट करने में मदद करता है। और अगर फ्लावर्स पोलिनेट हो जाएंगे तो इससे क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं गाइस। क्या बनते हैं, फ्रूट्स नहीं बनते गाइस, ये
क्या करता है ये भाई, फ्लावर को पोलिनेट करते हैं, फ्लावर्स निकालते हैं, फ्रूट्स निकलता है भाई, नहीं नहीं फ्रूट्स निकलते हैं, उस चीज़ में मदद करता है। और जो पोलिनेशन है वो भी दो प्रकार से है। अगर प्लांट्स अपने आप ही पोलिनेशन कर दे किसका, फ्लावर्स का, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, एसपी। क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अगर प्लांट्स अपने आप पोलिनेशन ना कर पाए फ्लावर्स की, किसी बाहरी एजेंट का यूज़ ले रहा है, किसी बाहरी अदर फैक्टर्स का, किसी बाहरी एजेंट का, एनिमल एजेंट, जैसे कि यहाँ पर हनी भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट का अगर यूज़ ले रहा है या फिर कोई अदर फैक्टर का यूज़ ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे सीपी, बोले तो क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। अपने आप कर रहा है पोलिनेशन तो सेल्फ पोलिनेशन, किसी बाहरी फैक्टर का यूज़ ले रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन। तो इंसेक्ट्स आपको फ्लावर के पोलिनेशन में यूज़ करते हैं, जिसके बाद फ्रूट्स बनता है और बाकी चीज़ें बनती है। ये आप ये बायोलॉजी में बहुत बड़े से बताया गया होगा, आप देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स प्ले द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। नेक्स्ट जो इंसेक्ट्स है वो डीकम्पोजर के रोल को अच्छे से प्ले करते हैं। अब ये डीकम्पोजर्स क्या है भाई, डीकम्पोजर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये डीकम्पोजर्स जो हैं ये यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट रिमेन और एनिमल रिमेन, PW प्लांट वेस्ट, AW एनिमल वेस्ट, PR प्लांट रिमेन्स, AR एनिमल रिमेन्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, प्लांट रिमेन, एनिमल रिमेन को क्या करते हैं, ये सभी के सभी क्या, ये सभी के सभी वेस्ट मटेरियल्स हैं। इनको क्या करते हैं गाइस, इनको डिग्रेड करते हैं और डिकम्पोज करते, मतलब फिर से इसको नेचर में ही समा देते हैं। जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको ये इस प्रकार से डिकम्पोज, डिग्रेड करते हैं, ऐसे करते हैं कि ये फिर से नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर समा जाए, फिर से ये जो चीज़ है इस प्रकृति की गोद में लिपट ही जाए। मेरे यार, ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसके अंदर फिर से लिपट जाए। इस प्रकार से ये डीकम्पोजर्स इन वेस्ट मटेरियल को बना देते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया है। डीकम्पोजर्स एक्ट एज ऑन ए वेस्ट मटेरियल लाइक प्लांट, एनिमल रिमेन और प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। इस चीज़ को आपको लिखना है नोट देके। क्या देके लिखना है गाइस, नोट देके लिखना है, नोट देके, ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछे आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, उसका नोट देना है, इसको लिख देना है। क्लियर है आपको, क्या लिख देना, इसको लिख देना है डिकम्पोजर का। ये गया सेकंड पॉइंट। हमने पहले पॉइंट में एनिमल्स की बात करी, सेकेंड पॉइंट में इंसेक्ट्स की बात करी। हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के अंदर AIB होता है, फिर ALF होता है। हमने A और I की बात करी, हम B की बात करेंगे। बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं वो फीड करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट, ये डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं। ये पॉइंट समझ लो, जो बर्ड्स होते हैं आज लाइक इंसेक्ट्स जैसे डीकम्पोजर की तरह बिहेव करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बर्ड्स भी हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट रिमेन, एनिमल रिमेन, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सभी के सभी जो क्या है हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, इनको डिग्रेड करते हैं और डिकम्पोज करते हैं। अब ये पहले पॉइंट का मतलब समझते हैं गाइस, इसका मतलब समझते हैं। देखिए जो बर्ड्स हैं, देखिए जो चीज़ें मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जब नोट्स मिलेंगे वहाँ पर नहीं होंगे। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा रही हूँ, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आपको PDF के अंदर आज इट इट लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको ये लिखना है तो यार मेरे साथ साथ लिख लो। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें और बाकी जो भी आगे के जो चीज़ें हैं ये आपको मिलेंगे, बट जो चीज़ें मैं यहाँ लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये नहीं मिलेंगे। तो यार प्लीज़ यार, अगर आपको चाहिए ये चीज़ें तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, वीडियो को पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट मार लो और बाद में लिख लेना, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट था, जो बर्ड्स होते हैं ना, जो बर्ड्स,
जो कि फीड करते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये जो बर्ड्स जो है ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहे हैं? फीड बोले तो खा रहे हैं, फीड और इंसेक्ट। देखिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है ना, एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से फूड चेन्स होते हैं। फूड चेन होता है मतलब ए को खाने वाला है बी, बी को खाने वाला है सी, सी को खाने वाला है डी। ये एक क्या है, ये एक फूड चेन होता है। जब इस फूड चेन को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दूं, थोड़ा सा भयंकर कर दूं, थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दूंगा इस, तब क्या होता है, तब ये बन जाता है फूड वेब। जो फूड चेन है वो बहुत सिंपल होता है, जब मैं इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन ले आऊँ तो उसको हम फूड वेब कहते हैं। इसका मतलब देखिए बी सिर्फ ए को नहीं खाता है, बी भाई जेड को भी खा सकता है, बी भाई एल को भी खा सकता है, सी सिर्फ बी को नहीं खाता है, वो ए को ही खा सकता है, वो डी को ही खा सकता है, वो किसी और को ही खा सकता है। जब मैं एक फूड चेन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बना दूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना, ज़्यादा मुश्किल बना दूँ, ऐसा बना दूँ कि आप समझ ही ना पाओ, उसको हम फूड वेब कहते हैं। और इन रियलिटी एनवायरनमेंट के अंदर फूड वेव्स एग्जिस्ट करते हैं, इतना सिंपल फूड चेन नहीं होता है। बट आपके एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक फूड चेन लेंगे, सिंपल फूड चेन लेंगे, सिंपल फूड चेन। इसमें क्या है, इसमें भाई इंसेक्ट्स को जो है ना, इंसेक्ट्स को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। जो खाने की बात है आपको अच्छे से अभी समझ आएगी। आप बोलोगे सर बर्ड्स जो है इंसेक्ट्स को खा रहे तो इससे क्या होगा? सर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन घट जाएगी ना। देखो भाई अब आप इसको समझ लो, आपको वो चीज़, वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो दुनिया के अंदर जैसे डायनासोर्स मान लो ख़त्म हो गए थे कुछ चेंज के कारण, कुछ म्यूटेशन के कारण, तो उसी प्रकार से संसार के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि जो फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है, जो फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है एकदम से गायब हो गई, एकदम से विलुप्त हो गई, एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई, एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी तरह से ख़त्म, पूरी तरह से विलुप्त हो गई, पूरी तरह से ख़त्म, पूरी तरह से ख़त्म हो गई। तो मान लो फ्रॉग अब नहीं है यहाँ पर। तो इससे क्या होगा? इससे यार कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ एक चीज़ ये होगा, इससे कुछ नहीं होगा मतलब बहुत सी चीज़ें होगी मेरे यार। जैसे कि यार मान लो फ्रॉग किसको खाते थे? इंसेक्ट को खाते थे, ठीक। तो भाई अब इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई नहीं है। अगर फ्रॉग चले गए तो इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई नहीं। हालांकि अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इंसेक्ट को और बहुत चीज़ें खाते हैं, बट अगर मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊं तो अब इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई नहीं है। अब फ्रॉग नहीं है, मेंढक नहीं है, अब कीड़े मकोड़ों खाने के लिए। अब क्या होगा? जो इंसेक्ट्स का जो पॉपुलेशन है वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा मेरे यार, एक्सट्रीमली बढ़ेगा। जितने पॉपुलेशन चाहिए थे इंसेक्ट्स के उससे बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इनकी जो ग्रोथ है एक्सट्रीम कगार में होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इंसेक्ट्स इतने दुनिया के अंदर हो जाएंगे जितनी नीड नहीं थी, एकदम अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे अगर बहुत ज़्यादा ही इंसेक्ट हो जाएंगे, उससे क्या होगा? जो एनवायरनमेंट का जो नेचर है, एनवायरनमेंट का जो नेचुरल लॉ है, जो उसका बिलीव है, वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा एनवायरनमेंट हर चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करता है, यहाँ पर तो भाई अनबैलेंस्ड ही क्रिएट हो गया। जो यूनिवर्सल लॉ था हमारे एनवायरनमेंट का, हर चीज़ को बैलेंस करना, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और इंसेक्ट्स ज़्यादा होंगे तो बहुत से परेशानी भी होने लगी मेरे यार, ठीक। ये तो पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या होगा? भाई जो स्नेक था ना वो भाई फ्रॉग को खाता था। अगर भाई फ्रॉग नहीं रहेगा तो ये जो स्नेक है ये किसको खाएगा? स्नेक का जो फूड सोर्स है, जो न्यूट्रिएंट है, वो तो ख़त्म। अगर हम देखिए, हम खाना खाते हैं, हम क्यों खाना खाते हैं? हम जीने के लिए खाना खाते हैं, हम जिंदा रहेंगे इसलिए हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अच्छा हेल्दी रहते हैं। भाई अगर आपको खाना नहीं दिया जाएगा बहुत दिनों तक तो आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार अगर स्नेक को खाना नहीं मिलेगा, जो उसका खाना था फ्रॉग, जो कि चला चुका है, विलुप्त हो चुका है, तो स्नेक क्या होगा? स्नेक भी विलुप्त हो जाएगा, स्नेक की पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिना खाने के। तो स्नेक भी चले गए। पहला पॉइंट था कि इंसेक्ट्स ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे मेरे यार।
ओवर क्राउडेड और ओवर पॉपुलेटेड ऑफ द इंसेक्ट्स which neglect, which flops the universal law of environment, which means which always create or always maintain the balance in environment in surrounding, वो फ्लॉप हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जो स्नेक्स अपने फूड सोर्स ना पाने के कारण भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि ईगल किसको खाता था? स्नेक को। अगर स्नेक नहीं है, तो भाई ईगल किसको खाएगा? ईगल को ही खाना नहीं मिलेगा, तो भाई ईगल ही तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें होंगी भाई। एक के जाने से बाकी के भी जा रहे हैं, एक के प्रभाव से कारण, एक के जाने के कारण वो बाकी में भी प्रभाव डाल रहे हैं, बाकी में भी इफेक्ट डाल रहा है। क्लियर है? तो ये इसीलिए ज़रूरी है कि बर्ड्स इसीलिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है भाई, एक बैलेंस्ड क्रिएट रहता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। बर्ड्स भी चला गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैवेंजर्स का। स्कैवेंजर्स, शायद यहाँ पर स्कैवेंजर्स की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, इसको आप चेक कर लेना। स्कैवेंजर्स, जो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ये डेड और डीकेइंग मैटर पर एक्ट करते हैं। देखो क्या है, जो वल्चर्स होते हैं ना, वल्चर्स, ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ये स्कैवेंजर का स्पेलिंग है, ये इसको आप करेक्ट कर लेना। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो हमारे वल्चर्स होते हैं गाइस। जैसे कि मान लो कोई एनिमल है, उसकी यार डेथ हो गई, तो यार उसकी जो बॉडी है, देखिए सिर्फ वल्चर स्कैवेंजर नहीं होते, स्कैवेंजर और ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। स्कैवेंजर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डीकेइंग मैटर पर एक्ट करता है, वो क्या है, वो स्कैवेंजर है। सिर्फ वल्चर स्कैवेंजर नहीं होते, बाकी के चीज़ें भी हमारे, बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी स्कैवेंजर्स हो सकते हैं मेरे यहाँ। जो एनिमल मान लो मर गया, उसकी जो डेड बॉडी है वो क्या है, एनवायरनमेंट में हमारे सराउंड में ऐसे ही पड़ी है, तो उसको अब खाया कौन, उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, तो उसके ऊपर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट करता है उसको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। ठीक, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो डेड और डीकेइंग मैटर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि किसी एनिमल की बॉडी को अगर ख़त्म कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगर आपको पूछा गया कि क्या फंक्शंस होते हैं मेरे यार, क्या फंक्शंस होते हैं आपके वाइल्ड लाइफ के। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है, वो हमेशा इकोसिस्टम के अंदर, मैंने इकोसिस्टम को बताया था, एक ऐसा जगह जहाँ पर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए इंडिपेंडेंट। हर एक ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर फिजिकली है कि नहीं, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है भी, वही चीज़, वही है इकोसिस्टम, वही है इकोसिस्टम, जो कि आप लोगों ने या पार्ट में बताया था। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा एक मेंटेन क्रिएट करता है, एक बैलेंस, हर चीज़ में एक बैलेंस क्रिएट करता है इकोसिस्टम के अंदर। अभी इकोसिस्टम क्या है भाई, इकोसिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट भी है। और क्यों है, अपने सर्वाइवल के लिए। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी है अपने सर्वाइवल के लिए। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इकोसिस्टम है, हमेशा ऑलवेज मेंटेन करते, हमेशा एक क्या करता है, मेंटेन करता है एक बैलेंस हमारे इकोसिस्टम के अंदर। एनिमल चाहे बड़ा हो या फिर स्मॉल हो, एनिमल वेदर बिग और स्मॉल प्ले इंटीग्रल रोल इन इकोसिस्टम। एनिमल वेदर बिग और स्मॉल प्ले इंटीग्रल रोल इन इकोसिस्टम। एनिमल चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो इकोसिस्टम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोले तो इम्पोर्टेंट रोल। आप अगर इंटीग्रल रोल का मतलब याद नहीं रख पा रहे तो आप लिख लेना प्ले इम्पोर्टेंट रोल। इंटीग्रल बोलो इम्पोर्टेंट बोलो सेम चीज़ है, ठीक है। प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, वो बड़ा एनिमल हो या फिर छोटा, कोई भी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो नेचुरल वेजिटेशन की
जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो दो चीज़ों में डिपेंड करता है, पहला टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा मॉइस्चर के ऊपर। नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है इस दुनिया के अंदर, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो दो चीज़ों के ग्रोथ पर डिपेंड करता है, एक तो है मॉइस्चर, एक तो है टेम्परेचर और मॉइस्चर। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर नंबर 1 एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन का ग्रोथ है वो बेसिकली प्राइमरली मतलब मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो है टेम्परेचर, दूसरा है मॉइस्चर। नेक्स्ट देखिए, दुनिया के अंदर देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन को हमने 5 ग्रुप्स के अंदर नहीं 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया है। हमने नेचुरल वेजिटेशन को 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया है पूरे दुनिया के अंदर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड as, हमने मेजर वेजिटेशन को पूरे दुनिया के अंदर ग्रुप्ड किया है किसमें, 4 चीज़ों के अंदर। पहला है आपका फॉरेस्ट, दूसरा है आपका ग्रासलैंड्स, तीसरा है आपका स्क्रब्स, तीसरा है आपका स्क्रब्स एंड द फोर्थ इज तुंद्रा वेजिटेशन। तो हमने नेचुरल वेजिटेशन को पूरे दुनिया का 4 चीज़ें के अंदर उनको ग्रुप्ड किया है, क्लासीफाई किया है। एक तो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और तुंद्रा, ये 4 चीज़ें। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड, देन स्क्रब्स, देन तुंद्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट के बारे में। देखिए जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट के अंदर जो रेनफॉल होता है वो हेवी रेनफॉल होता है और यहाँ पर हेवी मॉइस्चर है। ठीक, सबसे पहले फॉरेस्ट के अंदर हाई रेनफॉल है और हाई मॉइस्चर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा है मेरे यहाँ, और बहुत हेवी रेनफॉल है। मतलब ये ज़्यादा ड्राई एरिया नहीं है, ये ड्राई नहीं है। अगर किसी जगह पर ज़्यादा रेनफॉल है तो वो ड्राई नहीं है, इसका मतलब वो ज़्यादातर ग्रीनरी है मेरे यहाँ। अगर ज़्यादा रेनफॉल है, ज़्यादा बारिश है, तो ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया है। तो जिस कारण हमारे फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा रेनफॉल होता है, ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इसीलिए फॉरेस्ट के अंदर बहुत ह्यूज ट्रीज़ है। क्योंकि ट्रीज़ को बड़े होने के लिए, ट्रीज़ को ग्रोथ पाने के लिए क्या चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए। तो जो कि इनके पास है, क्योंकि हेवी रेनफॉल है, हेवी वाटर है, ज़्यादा एब्यूडेंट वाटर सप्लाई, तो इसीलिए फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है फॉरेस्ट के अंदर, ह्यूज ट्रीज़। फॉरेस्ट अब ह्यूज ट्री क्योंकि यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है और हेवी मॉइस्चर है, और इसीलिए इनके पास क्या है, एब्यूडेंट वाटर सप्लाई है। क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है ना, हेवी रेनफॉल होने का यहाँ पर क्या है, एब्यूडेंट वाटर सप्लाई है, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूज ट्रीज़ ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार ग्रास लैंड्स के बारे में। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे कि फॉरेस्ट में क्या था, सबसे ज़्यादा हेवी रेनफॉल था और हेवी मॉइस्चर था। उसके बाद हम जब ग्रासलैंड में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मॉडरेट मॉइस्चर, मॉडरेट रेनफॉल। जैसे हम जाएंगे स्क्रब्स के अंदर, लो रेनफॉल, लो मॉइस्चर। इसको आप एक बार बढ़िया समझ लीजिए, एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको बताऊँगा। एक बार तीनों को मैं डिस्कस करूँगा डिफरेंस के साथ। देखिए जो ग्रासलैंड है ना, यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे फॉरेस्ट से हम जब ग्रासलैंड के आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मॉइस्चर डिक्रीज़ करता है। ग्रासलैंड के अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाता है, इसीलिए क्या होता है, जो ट्रीज़ के साइज़ है ना और डेंसिटी है वो भी घट जाते हैं, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। देखिए फॉरेस्ट के पास क्या थे, ह्यूज ट्रीज़ थे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे, क्योंकि वहाँ पर हेवी रेनफॉल था, जिसके कारण वहाँ पर एबुडेंट वाटर सप्लाई था। पर जो हमारा ग्रासलैंड है वहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर घट जाता है, जिसके कारण मॉडरेट मॉइस्चर रह जाता है, मॉडरेट रेनफॉल रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ट्रीज़ के जो साइज़ है और जो डेंसिटी है, घनापन है, वो बहुत घट जाता है आज कंपेयर टू फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो जो ट्री का साइज़ है और डेंसिटी है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रासलैंड के एरिया के अंदर क्या है, मॉडरेट रेनफॉल है और मॉडरेट मॉइस्चर है। इसी मॉडरेट रेनफॉल और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, ग्रासलैंड के अंदर शॉर्ट शंटेड ट्रीज और ग्रास ग्रो करते हैं। ग्रास
और उसके साथ शॉर्ट शंटेड ट्रीज ग्रो करते हैं, और जो कि क्या करते हैं, दुनिया के ग्रासलैंड को फॉर्म करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर ग्रासलैंड के अंदर क्या है, ग्रास है और शॉर्ट शंटेड ट्रीज है। नेक्स्ट स्क्रब्स जैसे कि जो थ्रोनी श्रब्स है और जो स्क्रब्स है, ये ज़्यादातर आपको ड्राई रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्क्रब्स के अंदर लो रेनफॉल होता है और लो मॉइस्चर होता है। और जो स्क्रब्स और जो थ्रोनी श्रब्स है, इन एरियाज़ के जो प्लांट्स है, एरिया ऑफ दिस प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थ्रोनी एंड वैक्सी सरफेस which reduce the loss of moisture and produce प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, जो स्क्रब्स हैं ये ज़्यादातर ड्राई एरिया में होते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल और लो मॉइस्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनको वाटर नहीं मिलता सफिशिएंट। तो इसलिए ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं, जो इनकी जड़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होते हैं। और इनके जो पत्ते लीव्स होते हैं, उनके ऊपर कांटे होते हैं, उनके ऊपर थ्रोनी होते हैं और वैक्सी सरफेस होता है, सूखा सरफेस होता है। जिससे क्या होता है मॉइस्चर की कमी को ये रिड्यूस, जितना मॉइस्चर है उतने मॉइस्चर से काम चला लेते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। जब कोई प्लांट का रूट बहुत डीप हो, बहुत ज़्यादा घना हो, डीप हो, बहुत अंदर तक जाए, देखिए इससे क्या होता है, इनके अगर रूट्स ज़्यादा डीप नहीं होंगे तो क्या होता है, ड्राई रीजन्स के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है बहुत नीचे होता है। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स के जो रूट्स है बहुत घने होते हैं, बहुत डीप होते हैं, जिससे कि वो वहाँ तक उन ग्राउंड वाटर तक पहुँच सके। अब आपको एक सवाल होता है, सर ये अपने रूट्स को बढ़ाते क्यों, ग्राउंड वाटर में क्यों? इसलिए क्योंकि ये ड्राई रीजन में होते हैं जहाँ पर लो रेनफॉल है। लो रेनफॉल बोले तो बहुत कम बारिश होती है। तो अगर बारिश ही कम होती है तो इसका मतलब क्या है, बारिश कम होने का मतलब यह है कि वहाँ पर बिल्कुल ही पानी नहीं होती, वहाँ पर ड्रॉट पड़ा है, वहाँ पर सूखा पड़ा है। जिसके कारण अगर इस प्लांट को पानी चाहिए तो पानी कहाँ से लाएगा, भाई बारिश तो होती नहीं है, तो नेचुरल वाटर है नहीं, तो ये पानी नहीं ला सकता। तो अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे प्लांट्स को भी पानी चाहिए, भाई प्लांट्स से तो पानी चाहिए। तो इसलिए जो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर से पानी निकालते हैं, और ये अपने रूट की मदद से, ये जो प्लांट्स है ना, ये अपनी रूट्स की मदद से पानी को निकालते हैं, ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। जिससे क्या होता है, वाटर लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट यार तुंद्रा, इसकी बारे में बात करते हैं। पहले हम इन तीनों को पहले से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा ग्रासलैंड के बारे में, नेक्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में भाई साहब, श्रब्स के बारे में, और थ्रोनी स्क्रब्स और थ्रोनी श्रब्स। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर हैवी रेनफॉल है और हैवी मॉइस्चर है। ग्रासलैंड के अंदर मॉडरेट रेनफॉल है और मॉडरेट मॉइस्चर है। स्क्रब्स के अंदर लो रेनफॉल, लो मॉइस्चर। क्लियर, पहला पॉइंट। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, ह्यूज ट्रीज हैं, क्योंकि इनके पास एबुडेंट वाटर सप्लाई है, AWS एबुडेंट वाटर सप्लाई। बट ग्रास लैंड के अंदर शॉर्ट शंटेड ट्रीज है और ग्रास है, क्योंकि इनके पास मॉडरेट मॉइस्चर है और मॉडरेट रेनफॉल है, और क्योंकि यहाँ पर आते आते मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो साइज़ और डेंसिटी है हमारे ट्रीज़ का वो भी रिड्यूस हो जाता है। और यही दोनों चीज़ मिलके ही बनाते हैं ग्रासलैंड, शॉर्ट शंटेड ट्रीज और ग्रास। स्क्रब्स के अंदर क्या है, ये ड्राई रीजन में मिलते हैं और इसलिए यहाँ पर पानी है नहीं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपने डीप रूट्स और वैक्सी सरफेस और थ्रोनी लीव्स के कारण क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर से पानी निकाल दें। इससे क्या होगा, मॉइस्चर का लॉस बहुत रिड्यूस होता है और रेनफॉल का भी लॉस बहुत रिड्यूस होता है, वाटर लॉस भी बहुत कम होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं मेरे यार। तो इससे क्या होता है, जो लॉस है मॉइस्चर का वो कम होता है। इससे क्या होता है, जो लॉस है मॉइस्चर का कम होता है
और यार वाटर लॉस भी बहुत कम होता है, ये भी लिख लो। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज तुंद्रा वेजिटेशन। देखिए तुंद्रा वेजिटेशन ज़्यादातर कोल्ड पोलर रीजन में होता है, CPR में होता है, CPR, जहाँ पर L और M होता है। तुंद्रा वेजिटेशन बोले तो कोल्ड पोलर रीजन का वेजिटेशन जहाँ पर लीचेस और मोसेस होते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। Today, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. 2 दशक पहले, 2 सेंचुरी पहले, भाई 1 सेंचुरी बोले तो 1 सेंचुरी में होते हैं 100 साल, 1 सेंचुरी बोले तो 100 साल, 2 सेंचुरी बोले तो 200 साल। तो 200 साल पहले इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर जितने लोग थे, आज उससे कहीं ज़्यादा लोग इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर मौजूद हैं। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. देखिए पहले जितने लोग रहते थे ना, मान लो पहले X लोग रहते थे, तो उनको यार X खाना चाहिए था, बट आज 100X लोग रहते हैं, तो यार उनको भी तो 100X खाना चाहिए। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है भाई, पहले X लोग रहते थे X ज़मीन पर, और आज 100X लोग रहते वही X ज़मीन पर। मतलब भाई साहब जो लैंड है ना, जो लैंड है, हमने जब पढ़ा था लैंड, सॉयल और वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर, वहाँ हमने डिस्कस किया था जो लैंड है ना, वो तो भाई लिमिटेड है। जो लैंड हमारा है वो तो भाई लिमिटेड है, बट जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो तो भाई अनलिमिटेड ही ग्रो कर रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हमने वहाँ पर बात करी थी लैंड कंजर्वेशन के बारे में, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ बता रही है मेरे यार। क्या बता रहा है कि यार इतने बड़े नंबर को, पहले X लोग रहते थे, मान लो पहले 100 लोग रहते थे, इसको आप नंबर समझो, आपको अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि यार नंबर से हम ज़्यादा अच्छा समझते हैं। पहले यार 100 लोग रहते थे 1 एकड़ की ज़मीन पर, और उनको भाई 10 kg चावल चाहिए था। 1 एकड़ में रहते थे और 1 एकड़ में खाना पकाते थे, तो 2 एकड़ की ज़मीन थी। धीरे धीरे ये 100 लोग में ग्रोथ होने लगा, और ये 100 लोग अब जाकर प्रेजेंटली कितने हो चुके हैं? 1 लाख, ठीक। अब क्या इनको 10 लाख चाहिए? सॉरी, पहले 100 लोग खाते थे 10 kg खाना, मान लो 10 kg खाना खाते थे, भाई इससे ज़्यादा खाएंगे 10 kg, मान लो 100 kg, 100 लोग 100 kg खाना खाते थे, हर किसी का 1 kg खाना है। उनके पास एक ज़मीन 1 एकड़ में रहते थे, 1 एकड़ में फार्मिंग करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे, अब 1 लाख लोग हो चुके हैं। भाई 100 लोगों को अगर 100 kg खाना चाहिए, तो भाई 1 लाख लोगों को 1 लाख kg तो खाना चाहिए ना? नहीं, 1 लाख kg खाना चाहिए, बट ज़मीन तो वही 2 एकड़ ही थे, वही 1 एकड़ में रहना भी है, 1 एकड़ में खाना भी करना है। तो इससे लोग क्या करेंगे? अब इससे लोग क्या करेंगे? अब लोग क्या करेंगे, जो बाकी के एरियाज़ है, जो फॉरेस्ट है, ग्रीनरी वाले एरियाज़ है, ये जो 1 लाख लोग उसको काटेंगे, और उसके काट के क्या करेंगे, इस 2 एकड़ की ज़मीन को, जो कि यूजेबल था, मतलब इसको फार्मिंग के लिए बनाया गया था, इसको रहने के लिए बनाया गया था, और बाकी के जंगल को छोड़ दिया गया था, अनटच्ड किया गया था, क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण के लिए उसको छोड़ा गया था। बट अब क्या करें, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, अब इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड भी करना है, तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट को, ग्रीनरी वाले एरिया को काटा जा रहा है, और वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि तो ज़मीन तो है नहीं, ज़मीन अगर नहीं है तो क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, ज़मीन को फैलाएंगे मेरे यार, ठीक है नहीं? तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है, टू फीड द ग्रोइंग नंबर लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। इससे क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या, इसका रिजल्ट ये है कि जो फॉरेस्ट की कवर है, जो फॉरेस्ट का जो बाउंड्री है, जो जितना ये फॉरेस्ट दुनिया के अंदर है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार में है, वैनिशिंग रैपिडली, बहुत जल्दी ख़त्म होने की कगार में है। तो ये एक सिग्नल क्रिएट कर रहा है, ये एक इमरजेंसी कह रहा है, ये एक डेंजर जोन को क्रिएट कर रहा है कि इससे क्या हो है,
तो हमें एक अर्जेंट नीड है कि हमें इस वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इस लैंड को, इस नेचुरल वेजिटेशन को क्या करना है, कंजर्व करना है। हम जो फॉरेस्ट को काट रहे हैं ना अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इससे क्या होगा, बहुत से नुकसान होगी मेरे यार। ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, जितने भी एनिमल्स हैबिटेट है वो भी नहीं रहेंगे, कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे लिए ज़रूरत थी वो भी अब नहीं रहेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए, इससे हमने बहुत चीज़ें की, तो इसको यार एक अर्जेंट नीड है, अर्जेंट ज़रूरत है कि यार इसको हम क्या करें, कंजर्व करें। क्या करें, कंजर्व करें। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है मेरे यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तो ने पढ़ लिया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो पढ़ते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा पढ़ लिया, अब क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या ले, तो स्टेप्स क्या ले वो देखते हैं। यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या स्टेप्स हम लेंगे, वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन, हम किस प्रकार से नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें वो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सभी बनाए हैं हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। हमने नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के, बचाने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए हैं। जितने भी आपके पार्क्स हैं, जितने भी आपके पार्क्स, नेशनल पार्क हैं, जहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखा है। हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर बहुत से एनिमल्स के एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा है कि नहीं। हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स बना रखे हैं, जहाँ पर हमने एनिमल्स को बढ़िया तरीके से क्या कर रखा है, रिजर्व करके रखा है, उनको एक्सटिंक्ट होने से कगार से बचा रहे हैं। भाई टाइगर के पॉपुलेशन को बचाने के लिए सरकार लाई थी प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके कारण हमने प्रोजेक्ट को क्या, हमने टाइगर के डिस्टिप्लेशन को, उसके पॉपुलेशन जो घट रही थी, अब धीरे धीरे वो ठीक लाइन में आ रही है। आपने बीच में सुना होगा भाई साहब, इंडिया के अंदर लायंस ख़त्म हो रहे थे, इसलिए हमने अफ्रीका से लायन हम लाए थे, एशियन लायन लाए थे, है कि नहीं। आपने सुना होगा जो साइक्लोन हुआ था 1999 में, जो ग्रेट साइक्लोन हुआ था, सुपर साइक्लोन जो हुआ था, उसके कारण जो वल्चर की पॉपुलेशन बहुत घट गई है मेरे यार। वल्चर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे बट अब नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है जिसके कारण हो जाता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ें बनानी चाहिए थी। अगर नेशनल पार्क तो हर किसी को पता ही है कि नहीं, बहुत से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये जो कुछ एग्जाम्पल है, बहुत से एग्जाम्पल है, वो आप देख लेना गूगल के अंदर गाइस। तो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए नेशनल पार्क का एरिया बहुत कम होता है आज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बहुत कम होता है आज कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है, उससे थोड़ा सा कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क्स उससे कम एरियाज में होते हैं। हमने क्रेक्स, लेक्स और वेटलैंड्स को बचाना भी बहुत प्रेशियस समझा है, क्योंकि यार इनको ही बचाना चाहिए, क्योंकि यार ये भी आर दी वैल्यूएबल रिसोर्सेस जो कि हमारे एक नेचुरल वेजिटेशन का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्क्स इज ए नेचुरल एरिया designated to protect the ecological integrity of one or more ecosystem for the present and for the future generation। देखिए नेशनल पार्क्स कैसे एरिया है, नेचुरल एरिया है जिनको डिज़ाइन कहते हैं, डिज़ाइनेटेड टू प्रोटेक्ट आवर इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ मोर इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है हमारे, जो कि इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए। तो हम बहुत से इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी कर रहे हैं बहुत सारे इकोसिस्टम्स का इस कैसे एरिया में, नेचुरल एरिया के अंदर, जिसको हम नेशनल पार्क्स कहते हैं।
और नेशनल पार्क्स को हम इसलिए बनाते हैं जिसके कारण कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले थे, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच रहे, वो उनको देख सके मेरे यार। एक एनिमल था डोडो, वो अब नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्यों? भाई हमने डिप्लेशन करते गए ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार से बहुत से एनिमल्स हैं जो विलुप्त हो चुके हैं हमारी लापरवाही की वजह से मेरे यार। कुछ फैक्टर भी हो सकता है, कुछ फैक्टर कई बार नेचुरल फैक्टर भी होते हैं, बट मोस्टली यार ह्यूमन फैक्टर्स भी होता है। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट काटते जाएंगे, उनके नेचुरल हैबिटेट को काटते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे, क्या हम अगर उनके नेचुरल हैबिटेट को ही ख़त्म कर देंगे, वो रहेंगे कहाँ? खाना खाएंगे क्या? है कि नहीं? तो उसकी तो हमने व्यवस्था की नहीं है, तो क्या होगा? वो डिप्लेट हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वही चीज़ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, बायोस्फीयर रिजर्व्स। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक सीरीज है प्रोटेक्टेड एरियाज का, जो कि पूरी दुनिया में एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स पूरे पूरे जंगल को ही कवर कर ले आता है। 2-3 जंगल को एक साथ कवर करके बना आते हैं भाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है नहीं? और इन एरियाज को डेमोन्स्ट्रेट किया आता है टू रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन और डेवलपमेंट। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जितना बनाएंगे उससे एक ग्लोबल नेटवर्क भी बढ़ता है, जिससे कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एक बहुत बड़ा पेंतरा क्रिएट होता है, एक बढ़िया अमेजिंग चीज़ क्रिएट होती है मेरे यहाँ। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के फ़ायदे ये है कि देश को डेवलपमेंट भी हो रहा है और बहुत से एनिमल्स भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए, ऐसे हमें प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए भाई साहब फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन नहीं, जब भी कोई सरकार आए या फिर कोई व्यक्ति आए फॉरेस्ट को काटने के लिए, हम लोगों को जाके मना करना चाहिए, भाई इसको ना काटे, इसको रिजर्व करें। इसलिए आपने सुना होगा सरकार कुछ ऐसे फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर देते हैं एज रिजर्व फॉरेस्ट। अगर उन एरियाज़ में कोई जाके पेड़ की कटिंग करेगा तो भाई उसको भाई सीवियर पनिशमेंट मिलता है। आपको पता होगा, अगर सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया है कि आप कोई पेड़ को अगर काट रहे हो विदाउट दी गवर्नमेंट परमिशन, तो आपको भाई सीवियर पनिशमेंट मिलेगी मेरे यार, भयंकर सज़ा मिलेगी आपको। तो जब भी देखिए, आपने देखा होगा, आप पूछोगे सर फिर सरकार पेड़ों को काटती क्यों है? देखिए, कई बार हमारा जो पहला क्या हुआ करता था, आपने देखा होगा आपके घर के पास जो रोड्स है, रोड से किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हो, बहुत बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज़ हैं, उनको सरकार रोड के किनारों से इसलिए हटाती क्योंकि भाई रोड की जो विड्थ है उसको लंबा करना है, उसको बढ़ाना है, विड्थ को थोड़ा सा और चौड़ा करना है। क्यों भाई साहब? क्योंकि बहुत से गाड़ी जाएगी, अब मेन रोड होगा तो उसको काटना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ होगा, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, अगर साइक्लोन वगैरह आ गया, तो वो पेड़ तो वैसे ही गिर जाएगा। तो पहले ही सरकार उसको पहले से ही काट देती है, क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हुआ हवा के कारण, वो जो देखिए धीरे धीरे जो ट्रीज़ हैं वो भी यार बूढ़े होते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हटाना पड़ता है। क्योंकि कहीं अगर नेचुरल कैलामिटी आ गया, साइक्लोन वगैरह आ गया, हवा ज़ोर से चली, तो भाई से वो पेड़ गिरेगा ही गिरेगा, अगर बहुत पुराना पेड़ है। जैसे सरकार क्या करते हैं, उन पेड़ों को हटा देती है कई बार, क्योंकि अगर गिरने के चांस ज़्यादा तो उनको हटा देगी और उनके जगह अलग अलग पेड़ लगा देगी, पीपल के पेड़ लगा देगी, इस प्रकार छोटे छोटे पेड़ लगा देगी, जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होंगे बट नॉर्मल बड़े होंगे और छाँव भी देंगे, जो कि यार बेस्ट है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करने चाहिए, जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पर रीजनल लेवल और कम्युनिटी लेवल में लोगों को encourage किया गया था कि आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करिए। स्कूल चिल्ड्रंस को भी encourage करना चाहिए कि आप हर चीज़ को देखो और नेचुरल कैंप्स, जो नेचर के कैंप्स बनाए गए वहाँ पर विजिट करो और जानो कि भाई साहब जो नेचुरल वेजिटेशन है कितना बढ़िया चीज़ है, हमारे पास जो नेचर है कितना बढ़िया है, उसको यार देखना चाहिए मेरे यार, ठीक है नहीं? जिसमें आप बहुत से अलग अलग प्रकार के स्पीशीज़ को देखोगे और उनको अप्रिशिएट करोगे, भाई ये क्या सुंदर चीज़ है कि नहीं? हमेशा इसलिए कहा आता है कि आप नेचर को ख़राब मत करिए, क्योंकि यार उसको आप जब देखोगे यार आपको बढ़िया लगेगा। वो जो चीज़ है ना, उसको बनाई गई है भगवान के द्वारा इसीलिए, क्योंकि आप उसको देख सको और अप्रिशिएट कर सको यार, अपने दिमाग के अंदर एक अच्छी
वाइब महसूस कर सको, है कि नहीं। जैसे कि हर जगह यार अपने अपने चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। जैसे केरला टूरिज़्म का क्या स्लोगन है, गोड्स ओन कंट्री, है कि नहीं। उसी प्रकार से अलग अलग देशों का अपना अपना टूरिज़्म टैग है। तो यार वो भी अपने टूरिज़्म को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो यार, ये जो अच्छी चीज़ है ना, इसको देखना चाहिए। मैं तो कहता जितनी भी चीज़ें आप नेचुरल चीज़ें उनको देखो, क्योंकि वो देखने के लिए ही है मेरे यार। उनको देखो, उनको अप्रिशिएट करो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको बोलो कि यार ये चीज़ अच्छी लग रही है। एवरीथिंग यार आप अप्रिशिएट करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छी बोलो, है कि नहीं। जो चीज़ अच्छा कर रहा है, जो ज़िंदगी में बेहतर कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपने देखा कोई वाटरफॉल, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको कहना चाहिए भाई ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको देख के ही वो अच्छा लगा, क्योंकि वो चीज़ तो अच्छी ही है। अच्छी चीज़ को देखने के लिए अच्छी ही लगेगी। तो यही चीज़ है। तो इसीलिए लोग अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जितने भी हमारे वाटरफॉल्स हैं, लेक्स हैं, जितने मोनूमेंट्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसमें नेचर के चीज़ें हैं हमारे अंदर, जितने अलग अलग प्रकार के अजूबे हैं, उनको यार देखना चाहिए, क्योंकि वो देखने के लिए है और दे आर अमेजिंग एंड बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बहुत से लोगों ने, बहुत से सरकार, बहुत से कंट्रीज़ क्या करती है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनाई है। अगर आप देखोगे आपके शहर के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट होंगे, दे आर नोन एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यानी उन एरिया को रिजर्व करके रखा गया है। उन एरियाज़ के अंदर ना कोई क्या कर सकता है, बर्ड्स को, एनिमल्स को मार सकता है, या फिर ट्रेड कर सकता है, या फिर उसके ट्रीज़ की कटिंग करके उनको वही बेच सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो सरकार उसके ऊपर ऐसे पनिशमेंट लगाए कि वह यार फिर कभी सोचेगा ही नहीं ऐसा करने के लिए। इसलिए बहुत देशों ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ क्या किए हैं, पास किए हैं ट्रेड के खिलाफ। ट्रेड ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स को लेकर व्यापार करना और उनको मारना। इंडिया के अंदर लायन को मारना, टाइगर को मारना, डियर को मारना एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकक को मारना इल्लीगल है। अगर कोई ऐसा करता है तो भाई ये चीज़ तो इल्लीगल है, उसको यार जेल जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, CITES, ये क्या है, जो सिटीज़, CIT क्या है, CITES क्या, ये सिटीज़ क्या है गाइस। An international convention, cities have been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited। देखिए CITES जो सिटीज़ है, ये एस्टेब्लिश करता है एक लिस्ट। जो सिटीज़ है ये एक लिस्ट बनाता है, और लिस्ट के अंदर कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स के नाम लिखे गए हैं। और इन एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीसीज़ के अगर आपने व्यापार किया, आपने इनको बेचा, क्या इनको कुछ किया, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो मना है, आप उससे कर नहीं सकते, वो इल्लीगल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो वो इल्लीगल है, आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो भी है सीवियर वाली। जो CIT से, इसका फुल फॉर्म यार याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे CIT का फुल फॉर्म। द कन्वेंशन, ये क्या है, कन्वेंशन है। CIT, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना। ठीक ठीक। देखिए एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज़ जो कि यार एक्सटिंक्ट होने के कगार में, मतलब अभी एक्सटिंक्ट हुए नहीं है बट एक्सटिंक्ट होने के कगार में। अगर आपने अगर उन स्पीसीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको अगर आपने उनकी ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको फोकस नहीं किया, और जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया, तो यार वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं बट एक्सटिंक्ट होने के कगार में है, तो उनको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। तो उन स्पीसीज़ को यार सेफ बनाने के लिए आप अगर उनका व्यापार कर रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है, वो इलीगल है। इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट, जितने भी देशों के अंदर उनके सरकार हैं वो सभी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट दिखाया है, और हर किसी ने इस चीज़ को साइन किया है कि ये चीज़ होनी चाहिए, और ये हो रही है मेरे यहाँ। It aims to ensure that international trade in specimen of wild animals and plants does not threaten their survival। ये जो CIT है ये इंश्योर करता है जितने भी एनिमल्स की स्पीसीज़ है, बर्ड्स की स्पीसीज़ है, उनके सर्वाइवल को कोई थ्रेट ना पहुँचाए, उनके सर्वाइवल को कोई ख़राब ना पहुँचाए, कोई उनके सर्वाइवल को ख़त्म ना कर दे।
अगर ऐसा पाया जाता है कोई कर रहा है तो यार उसको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, वो भी भयंकर वाली। Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected, including bears, dolphins, cacti, corals, orchids और aloes, aloes, aloes नहीं aloes। तो 5,000 स्पीसीज एनिमल्स के और 28,000 स्पीसीज बर्ड्स के रफली, ये सभी को प्रोटेक्ट किया गया है CITES के अंदर, और ये सभी के सभी इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर बियर भी है, डॉल्फिन भी है, कैक्टी भी है, कोरल्स भी है, ऑर्चिड्स भी है और अलोज भी है। तो ये था CITES। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर के बारे में। किसके बारे में बात करें? फॉरेस्ट फायर। अब ये फॉरेस्ट फायर क्या है? देखिए, फॉरेस्ट फायर इज़ ए थ्रेट, ये एक थ्रेट है पूरे रीजन्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा। जो फना एंड फ्लोरा को थ्रेट पहुंचाने के लिए फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट में लग गई, फॉरेस्ट में आग अगर लग गई, तो इससे क्या होता है, बहुत से एनिमल्स और बहुत से प्लांट्स को क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। ठीक। और फॉरेस्ट फायर जिस भी रीजन में लगा, उस पूरे के पूरे रीजन के लिए थ्रेट है। उस पूरे के पूरे रीजन में जो फ्लोरा और फौना रहते हैं, उसके मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए क्या है, एक थ्रेट की तरह है गाइस, एक थ्रेट की तरह, एक उनके सर्वाइवल के थ्रेट के लिए खिलाफ है। तो ये जो फॉरेस्ट फायर है, ये 3 कारण के कारण होता है। इस ऑकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन। जो पहला रीज़न है कि नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। देखिए, जो लाइटनिंग के कारण होता है, जो थंडर स्टॉर्म, जो लाइटनिंग होता है, उसके कारण क्या होता है, कई बार नेचुरल फायर लग जाता है फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपने सुना, जो लाइटनिंग है, जब लाइटनिंग होती है ना, तो उस समय आपको पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं लाइटनिंग को, क्योंकि उनके पास वाटर है, वो अपने जड़ों से वाटर में कनेक्टेड है, उनकी जो जड़ें हैं वाटर से कनेक्टेड। तो इसलिए क्या होता है, जो हम इसलिए कहा जाता है कि यार जब भी लाइटनिंग हो तो उसे पेड़ों के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए, यार आपको भी लगेगा। तो इसलिए फॉरेस्ट के अंदर तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो यार वो तो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करते ही होंगे। तो इसलिए कई बार होता है क्या, उस लाइटनिंग के कारण क्या होता है, नेचुरल फायर लग जाता है। क्या होता है, नेचुरल फायर लग जाता है। तो ये तो पहला कारण है फॉरेस्ट फायर का, कि कई बार नेचुरल फायर लग जाता है लाइटनिंग के कारण। सेकेंड, फायर ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द लाइटर। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने लाइटर को फॉरेस्ट के अंदर, भाई लोग जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं, अपने लाइटर को वैसे ही ऑन करके छोड़ के चले आते हैं। तो जिससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और जिसके कारण क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है। द फायर ड्यू टू द हीट जनरेटेड इन द लाइटर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ पीपल। लोगों की लापरवाही की वजह से क्या होता है भाई, जंगल में आग लग जाती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसको सहना किसको पड़ता है, फ्लोरा और फौना को सहना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, फायर पर्पजली कॉज्ड बाय द लोकल इनहेबिटेंट्स, मिसचीव्स मेकर्स एंड मिसक्रिएंट्स। वहाँ पर जो लोकल लोग रहते हैं वो भी कई बार जाके वहाँ पर फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं भाई साहब, ऐसे ही लगा देते हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है, लोगों के कुछ कारण होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकल जो इनहेबिटेंट्स हैं, लोग जो वहाँ रहते हैं उस जंगल के पास, वो क्या करते हैं, वो जाके वहाँ पर फायर लगाते। तो इस कारण में क्या होता है, फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं। अगर भाई फॉरेस्ट फायर लगते हैं तो ये तो कारण बता दिया आपने, अब इसको रोके कैसे, अब इसको कंट्रोल कैसे करें, सॉम कंट्रोल मेजर्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन। फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए आपको लोगों को एजुकेट करना पड़े, लोगों को लिटरेट करना पड़े, भाई इसको करो नहीं, क्योंकि इसको करने से भाई आपको तो प्रॉब्लम होती ही होती है, फ्लोरल फोना को भी प्रॉब्लम होती है भाई साहब, एक इनहेबिटेंट को भी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे के पूरे रीजन को भी प्रॉब्लम होता है मेरे यहाँ। सेकंड पॉइंट, प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। आप बहुत से ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को क्या करिए, डिटेक्ट करेंगे, भाई साहब इन एरियाज में फायर लगने के चांस है, तो वो चीज़ को वो डिटेक्ट करेंगे। एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जितना कम्युनिकेशन नेटवर्क और पेट्रोलिंग को हम इंक्रीज करेंगे, ये सभी चीज़ों से क्या होता है, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में हो सकता है थोड़ा। तो इतने कगार में होना चाहिए तो उतना नहीं होगा, थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था, पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। जो नेक्स्ट क्लास होगा वहाँ पर डिस्कस करें क्वेश्चन एंड आंसर। और ये वीडियो यार आपको कैसा लगा मुझे यार कमेंट करके बताना, अच्छा लगा या ख़राब बताना ज़रा। और हम लोग मिलते हैं
कहाँ मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। और जो प्लेलिस्ट के लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसको भी आप चेकआउट कर लेना। तो ये था आपका लास्ट कॉन्सेप्ट सीरीज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का, एक ही वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।